टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करते हो, टीचिंग अप्रोचेस की बात करते हो, छोटे बच्चों को पढ़ाने की बात करते हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट पैडागोजी। और ये किसके साथ रिलेट की थी हमने बताया था, दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद मेमोरी लेवल। दिस इज रिलेटेड विद द मेमोरी लेवल। ठीक है, तो मेमोरी लेवल पे जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उस तरीके के ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। गंडम के द्वारा इसको 92 में दिया गया था, 1992 के आसपास। उसके बाद आती है एंड्रागोजी। अब एंड्रागोजी का मतलब ए से आप लोगों ने याद रखना है। एंड्रागोजी ए से याद रखना है, दैट इज अडल्ट। जब हम एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट का पार्ट बन चुके हैं, किसका पार्ट बन चुके हैं, व्हेन वी हैव बिकम द पार्ट ऑफ एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट का पार्ट बन चुके हैं, जहां पर बच्चे अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, टीचर उनके सवालों के जवाब देता है, तो एक डिस्कशन जहां पर आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, आपको ये पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, आप चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। बट दिस इज रिलेटेड विद द मेमोरी। दिस इज जो कल कवर कर लिया था ना, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था कि जो हमारी पैडागोजी होती है वो क्या होती है। पैडागोजी का मतलब क्या हुआ, पैडागोजी का मतलब है कि जब आप टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करते हो, टीचिंग अप्रोचेस की बात करते हो, छोटे बच्चों को पढ़ाने की बात करते हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट पैडागोजी। और ये किसके साथ रिलेट की थी हमने बताया था, दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद मेमोरी लेवल। दिस इज रिलेटेड विद द मेमोरी लेवल। ठीक है, तो मेमोरी लेवल पे जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उस तरीके के ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। गंडम के द्वारा इसको 92 में दिया गया था, 1992 के आसपास। उसके बाद आती है एंड्रागोजी। अब एंड्रागोजी का मतलब ए से आप लोगों ने याद रखना है। एंड्रागोजी ए से याद रखना है, दैट इज अडल्ट। जब हम एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट का पार्ट बन चुके हैं, किसका पार्ट बन चुके हैं, व्हेन वी हैव बिकम द पार्ट ऑफ एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट का पार्ट बन चुके हैं, जहां पर बच्चे अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, टीचर उनके सवालों के जवाब देता है, तो एक डिस्कशन जहां पर आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, आपको ये पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, आप चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। जो रियल लाइफ की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एंड्रागोजी। ये किसका पार्ट बन जाता है सर, ये पार्ट बन जाता है एंड्रागोजी। किसका, एंड्रागोजी। सो मैल्कम शेफर्ड नॉल के द्वारा इस कंसेप्ट को दिया था, मैल्कम शेफर्ड नॉल के द्वारा इस कंसेप्ट को दिया था, जिसने एंड्रागोजी को बोला था कि ये सिनोनियम है किसका, अडल्ट एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू मैल्कम शेफर्ड नोल्स, एंड्रागोजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ अडल्ट लर्निंग। दस एंड्रागोजी रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ लर्निंग जिसके अंदर आप अडल्ट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, या फिर जो अडल्ट की स्टेज पे जाने वाले हैं उन बच्चों को पढ़ा रहे हो, जो आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, जो आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जिनको ये पता है कि जो आप बोल रहे हो उसका एक मीनिंग है। वो जब पढ़ रहे हैं ना, तो वो हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वो हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं,
उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, वो किसी भी चीज पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर रहे, वो किसी भी चीज पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर रहे, वो हर चीज को प्रॉपरली लॉजिकल रैशनल तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके बाद ही उस चीज पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। सो अब अडल्ट लर्निंग में क्या करोगे, अडल्ट लर्निंग में लर्नर की जो नीड्स है उसको फुलफिल करने की कोशिश करोगे। ऑनर देयर प्रेफरेंस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल, जिस टीचिंग और लर्निंग स्टाइल से वो समझना चाहते हैं, आप उस तरीके का लर्निंग स्टाइल है अपनाने की कोशिश करो। जैसे हम आगे लर्निंग स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो अब सोचो कि कुछ बच्चे होते हैं वो ऑडियो के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं, कुछ होते हैं जो वीडियोस के थ्रू सुन लेते हैं, कुछ होते हैं जो विजुअल्स के थ्रू सीखते हैं। तो ये लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा लर्निंग स्टाइल कौन से बच्चे के लिए यूजफुल रहेगा, कौन से बच्चे के लिए कौन सा लर्निंग स्टाइल है वो यूजफुल रहेगा। इस चीज पे हमें क्या करना होता है, फोकस करना होता है। दूसरा, मेक यूज ऑफ देयर प्रायर लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, बच्चे की जो पहले का एक्सपीरियंस है, जो पहले की उसकी लर्निंग है, उस पर फोकस करना। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए बच्चों को तैयार करना, उनको ऐसे स्किल्स देना, उनके अंदर ऐसी कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज को बनाना जो कि उनको रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में हेल्प करेगा। स्पीक टू अडल्ट लेवल ऑफ मेच्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस और इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, जब आप खुद भी इस लेवल पे आ जाते हो तो आपका जो शिफ्ट होता है वो भी डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस पे आ जाता है। कहाँ हो जाता है, डिपेंडेंस से आप किस साइड पे चले जाते हो, आप इंडिपेंडेंस की तरफ चले जाते हो। डिपेंडेंस से आप इंडिपेंडेंस की तरफ चले जाते हो, जहां पर चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बोल सकते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। अब इसने कुछ रूल्स दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए। अगर आप यहाँ पर एंड्रा की बात करते हो, एंड्रा का मतलब होता है बॉय, बॉय मतलब एक मेच्योर बच्चे की बात हो रहा है, और एगोगस मतलब लीडर। सो इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग अडल्ट लर्न। तो जो अडल्ट लर्नर है उसको जो हेल्प करने का तरीका है वही हमारा एंड्रागॉजी है। अडल्ट कुड रिस्पॉन्स टू बेटर इंटरनल देन एक्सटर्नल मोटिवेशन। छोटे बच्चे इंटरनल मोटिवेशन को उतना अच्छे से समझ नहीं पाते, बड़े बच्चे वो इंटरनल मोटिवेशन को समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। राइट, पहली बात। दूसरा, adults are more interested in learning subjects having experience in work and more experience in life। और बच्चे उस तरीके के सब्जेक्ट्स को पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं जिन सब्जेक्ट्स की कोई उनके पर्सनल लाइफ में इंपॉर्टेंस है। जिसकी इंपॉर्टेंस है उनकी पर्सनल लाइफ में। द बेसिस ऑफ लर्निंग एक्टिविटी इज एक्सपीरियंस। और बोला कि जो सीख रहे हैं ना वो किसके बेसिस पे सीख रहे हैं, वो टोटली एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीख रहे हैं। किसके बेसिस पे सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीख रहे हैं। एडल्ट नीड टू नो द नीड एंड रीजन फॉर लर्निंग समथिंग। अब उसको जो भी पढ़ाओगे ना उसका लॉजिक बताना पड़ेगा। वो आपसे पूछेगा कि ये वाला जो सब्जेक्ट है भाई ये कहाँ पर मेरे काम आएगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो इन सब चीजों पे भी फोकस करेगा। अडल्ट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर ओन इन्वॉल्वमेंट। और उनको आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते कि मैंने पढ़ा दिया और तूने पढ़ लिया। उनको जब तक इन्वॉल्व नहीं करोगे, है ना, जब तक आप उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करोगे अपने जो भी आप पढ़ा रहे हो, मतलब डेमोक्रेटाइज नहीं करोगे लर्निंग को, तब तक वो सीख नहीं पाए। अडल्ट लर्निंग शुड बी मोर प्रॉब्लम सेंटर्ड देन कंटेंट सेंटर्ड। तो ये क्या बोलता है कि जो अडल्ट लर्निंग है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होनी चाहिए। इसमें फोकस किस पे होना चाहिए, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे होना चाहिए, ना कि जो थ्योरेटिकल हो या फिर कंटेंट पे फोकस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि हम हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बीइंग एन अडल्ट लर्नर, तो उसमें उन सारी चीजों को क्या करेंगे, फोकस करने की कोशिश करेंगे। अब इसके कुछ प्रिंसिपल दिए उसने 1984 में। उसने बोला कि 4 बेसिक प्रिंसिपल है अडल्ट लर्निंग के। अब ना तो इसका कोई सीक्वेंस है, बस ये है कि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला क्या है, इन्वॉल्व अडल्ट लर्नर। ये क्या बोलते हैं कि बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हो ना उनको इन्वॉल्व करके पढ़ो। कैसे पढ़ाओ, बच्चों को लर्निंग में इन्वॉल्व रखो।
जब तक आप उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप बच्चों को लर्निंग का पार्ट नहीं बनाओगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक वो तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज पे फोकस करो कि उनको इन्वॉल्व करो, कि वो हमारी लर्निंग का पार्ट बने, वो हमारी लर्निंग का हिस्सा बने। दूसरा, अडल्ट लर्नर्स एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग मेक बेसिस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज। गलतियां करेंगे तो गलतियों से सीखेंगे, गलतियां करेंगे तो गलतियों से सीखेंगे। तो उनको ज्यादा से ज्यादा गलतियां करने का मौका दें, उनको ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका दें, क्योंकि जितना वो सीखेंगे उतना आगे बढ़ पाएंगे। देन आता है प्रॉब्लम सेंटर्ड। प्रॉब्लम सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो अडल्ट होते हैं वो प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, उनको ऐसी सिचुएशंस जो उनके सामने आती हैं और उस सिचुएशंस का रियल लाइफ में सोल्यूशन उनको चाहिए होता है, तो वो उस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। देन आता है रेलेवेंस एंड इम्पैक्ट टू लाइफ। मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हो वो सिर्फ उस चीज पे फोकस करेंगे जिसकी उनकी पर्सनल लाइफ में कोई वैल्यू होगी। क्या होगी? पर्सनल लाइफ में अगर उस चीज की कोई वैल्यू है तो ही वो क्या कर पाएंगे, तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज अगर पर्सनल लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसको वो निगलेक्ट कर देंगे, वो उसको इग्नोर कर देंगे, वो बोलेंगे कि भैया हमारी पर्सनल लाइफ में तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो अगर इस चीज का मेरी पर्सनल लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं है तो मैं क्यों ही इस चीज को सीख रहा हूँ, बताओ। जब मेरी पर्सनल लाइफ में इसका कोई लेना देना ही नहीं है तो मैं क्यों इस चीज को सीख रहा हूँ? वाई आई एम लर्निंग इट, मैं क्यों इस चीज को सीख रहा हूँ? मुझे इस चीज को सीखने की कोई जरूरत नहीं है, इस वजह सो सेल्फ कंसेप्ट आ जाता है। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ कंसेप्ट? कि यहाँ पर अब बच्चे सेल्फ डायरेक्टेड बन जाते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड समझ रहे हो ना? अब उनको अपने अच्छे बुरे के बारे में पता चल चुका है, तो वो खुद की लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको पता चल गया कि उनकी जिंदगी का एक मकसद है, वो इस दुनिया में आए हैं तो वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। दूसरा, अडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो गलतियों से सीखते हैं और उनके अंदर सीखने की एक इच्छा शक्ति है, रेडीनेस टू लर्न। अगर आप उनको कुछ ऐसा सिखाओगे जिसका उनकी पर्सनल लाइफ में रेलेवेंस होगा, जिसका किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के साथ कोई लेना देना होगा, तो वो हमेशा उस चीज को सीखने के लिए क्या करेंगे? तैयार रहेंगे। दे विल ऑलवेज बी रेडी टू लर्न इट। वो हमेशा क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, उस चीज को सीखने के लिए। दे विल ऑलवेज रेडी। ओरिएंटेशन टू लर्निंग। अब ओरिएंटेशन टू लर्निंग का मतलब वही है, सब्जेक्ट सेंटर्ड से प्रॉब्लम सेंटर्ड की तरफ हो गए। तो लर्निंग की जो ओरिएंटेशन थी, मतलब लर्निंग का जो सीखने का एक तरीका था, स्कूल लेवल पे जब छोटे बच्चे थे वहां पर क्या था? बच्चों को सिर्फ कंटेंट से लेना देना। बच्चों को ऐसा कि अगर मैं पेपर में एबीसी लिखूंगा तो पास हो जाऊं। बच्चों का फोकस सिर्फ पास होने तक, कि मेरे को क्या होना है भाई? मेरे को सिर्फ पास होना, मेरे को और इस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को पास होना बस। लेकिन यहाँ पर वो जो ओरिएंटेशन है, जो अप्रोच है, वो क्या हो चुकी है? वो चेंज हो चुकी है। अब वो अप्रोच किस साइड पे आ गई है? वो अप्रोच हो चुकी है प्रॉब्लम सेंटर्ड। किसकी तरफ मूव कर चुके हैं? प्रॉब्लम की तरफ मूव कर चुके हैं। ये हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें चाहिए। मोटिवेशन टू लर्न। एज अ पर्सन मैच्योर्स द मोटिवेशन इज लर्न टू इंटरनल। और बच्चों को मोटिवेशन कहां से मिल रही है? इंटरनल। बाहर से आप उनको जितना मर्जी बोलते रहो, यस करो बेटा, करो करो करो, वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको अंदर से इंटरनली उनको महसूस नहीं होगा कि ये काम करना मेरे लिए जरूरी है या नहीं। जब तक उनको इंटरनली इस चीज में फायदा नहीं होता, या उनको इंटरनली ये चीज में कुछ उनको एडवांटेज नजर नहीं आता। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो बोलते हैं कि एंड्रागोजी को सही तरीके से अप्लाई करना होगा। इफ वी वांट टू अप्लाई एंड्रागोजी इन द रियल सेंस, अगर हम एंड्रागोजी को रियल सेंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? हाउ वी विल अप्लाई इट। सबसे पहले क्या बोला कि क्लास में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब, कंड्यूसिव समझ रहे हो ना?
एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट जिसके अंदर ग्रोथ के चांसेस हो, जिसके अंदर सीखने के चांसेस हो, जिसके अंदर आप बच्चे आपके साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्शन करें। अनुकूल वातावरण जिसको बोल सकते हैं, एक अनुकूल वातावरण है बच्चों के लिए बनाओ। दूसरा, द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर पार्टिसिपेशन प्लान, बच्चों को हर काम के लिए पार्टिसिपेट करवाना है। दूसरा, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स फॉर लर्निंग, ये देखना है कि जो जरूरतें हैं लर्निंग की, क्या सिखाना है क्या सिखाना नहीं है, उन चीजों सारी चीजों पे। डायरेक्शन ऑफ लर्निंग, ऑब्जेक्टिव्स पे, किस पे फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना है। देन आता डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन ऑफ एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज है डिजाइन कर रहे हो आप, वो कैसे की जाएंगी, मतलब बच्चों के लेवल्स के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज को डिजाइन करेंगे, उन एक्टिविटीज को ऑपरेट कैसे किया जाएगा, और रीडायग्नोसिस द नीड्स ऑफ लर्निंग, और एंड में हम क्या करेंगे, वी विल डू द इवैल्यूएशन। देखो फिर से बता रहा हूँ, किसी भी क्लास में अगर दिक्कत आती है रिकॉर्डिंग में, तो उसको डायरेक्ट ऑन मत करो, उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन चला लो। कुछ क्लासेस में अब दिक्कत आती है, अब देखो ये मेरे हाथ में तो है नहीं, सिंपल सी बात है, अब ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको बात बोल दी कि आप इसको डाउनलोड करो और फिर देख लो। टेक्निकल प्रॉब्लम में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ टीम को जाके बोल दूंगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, मैं तो यही बोल सकता हूँ। अब अगर आप एंड्रागोजी और पैडागोजी को कंपेयर करो, एक बार ऐप को भी अपडेट करते रहा करो, एक बार दिन में एक आध बार जाके चेक कर लिया करो कि कोई अपडेशन तो नहीं आया है। कई बार अपडेट करना भी जरूरी होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स तब भी आ जाती है। अब जब हम पैडागोजी पे फोकस कर रहे हैं तो वो एक टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। किस पे अप्रोच है, टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। और दूसरा एंड्रागोजी में लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। क्या होती है, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। सो लर्निंग स्टाइल डिफरेंस बिटवीन पैडागोजी और एंड्रागोजी। अब हम एंड्रागोजी और पैडागोजी में अगर डिफरेंस की बात करें तो ये चीजें कैसे काम करती हैं। जब हम पैडागोजी पे फोकस करते हैं तो वहां पर जो लर्निंग का टाइप है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, कि हम सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन एंड्रागोजी में हमारा फोकस किस पे होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड हो जाता है। हम प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हैं, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। फैसिलिटेटर, यहाँ पर फैसिलिटेटर कौन है, यहाँ पर फैसिलिटेटर टीचर है, क्योंकि टीचर आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पूरा कंट्रोल किसके पास है, टीचर के पास है। यहाँ पर इंडिविजुअल खुद से अपने आप की लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहा है, खुद से सीखने की कोशिश कर रहा है। प्रायर लाइफ एक्सपीरियंस, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास क्या ही एक्सपीरियंस होता है, तो वो इतना मैटर भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो आप सीख के आए हो, जो आपने पहले सीखा है और जो आप अभी सीख रहे हो, उसकी एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। उसकी क्या रहती है, उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यहाँ पर बच्चों की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती है, पैसिवली काम करते रहते हैं। यहाँ पर बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर बच्चे एक्टिवली आपकी लर्निंग का पार्ट बनने की कोशिश करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, टीचर जो सिखा दिया सीख लिया, जो नहीं सिखाया वो नहीं सीखा। और यहाँ पर मॉडरेट टू लार्ज, बच्चे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैग्मेटिज्म जिसको आप क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ ये बोल सकते हो कि भाई you call it by activities, pragmatism भी बोल देते हैं, by activities। by activities। देन आपका करिकुलम डिजाइन, करिकुलम का मतलब मैंने आपको बताया था, जो भी आपका सिलेबस है उसकी एकेडमिक जितना भी आपका है और नॉन एकेडमिक, करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उन सबको मिला के आपका एक करिकुलम बनता है। तो ये रिजिड होता है, मतलब फिक्स होता है पैडागोजी में। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबल होता है, और जैसे जैसे चीजें चेंज होती जाती हैं, जैसे जैसे हमें लगता है कि अभी चीजें चेंज हो रही हैं, इसके अंदर ये चीज चेंज हो रही है, ये चीज चेंज हो रही है, तो आप एंड्रागोजी के अंदर इसको क्या कर देते हो, इसको फ्लेक्सिबल कर दो, इसको रीडिजाइन कर सकते हो, चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो। यू ऑलवेज हैव स्कोप, आपके पास हमेशा क्या है, स्कोप है चीजों को मॉडिफाई करने। यू कैन इजीली मॉडिफाई, आराम से इसको क्या कर सकते हो बेटा, मॉडिफाई कर सकते हो। क्लियर है। रिजिड का मतलब होता है बेटा फिक्स्ड, जो एक बार बना दिया सो बना दिया। तो छोटे बच्चों के लिए यही होता है कि एक पूरे सेशन में उनको एबीसी सिखा रहे हैं, तो वो एक पैरामीटर बना दिया लगातार, एबीसी एबीसी एबीसी, उसी को सीखते रहते हैं पूरा सेशन, उसी को चलाते रहते हैं।
पैडागोजी और एंड्रागोजी, ठीक है। ये वाला चार्ट आप अपने होमवर्क में पढ़ लीजिए। इससे पहले भी आई थिंक इसका एक चार्ट था, ये वाला भी पढ़ लेना। ह्यूटागोजी को पढ़ने से ये वाला भी इसी के अंडर पार्ट बनता है। और एक आई थिंक कल भी था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, ये वाला कल ये भी पढ़ा था। तो टोटल इसके अंदर 3 चार्ट हैं, जो मैंने एक चार्ट है वो आप लोगों को पढ़ा दिया है, और बाकी के 2 चार्ट आप पढ़ लीजिएगा, तो और अच्छे से क्या हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी आपकी, और अच्छे से क्लैरिटी है वो हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है ह्यूटागोजी। अब ह्यूटागोजी होता है एक ऐसा तरीका जिसके अंदर आप सेल्फ डायरेक्टेड ना होके सेल्फ डिटरमाइंड हो जाते हो। यहां पर क्या हो जाते हो आप, सेल्फ डिटरमाइंड हो जाते हो। यहां पर आप लोगों की अब प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही, अब उस प्रॉब्लम के कॉज पे भी पहुंच रहे हो। क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया जाता है। किस पे फोकस किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया जाता है। बच्चे सीखते हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे खुद से सीख रहे हैं। तो यहां पर उनको जो भी तरीका सही लगता है, समझ लो ना, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है ना, कि आप एक्सप्लोर करते हो, हर चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, जो भी आप लोगों के लिए फिजिबल होता है, जहां पे आपको लगता है कि अच्छा अगर मैं ये वाली एक्टिविटी करूंगा तो मेरे को इतनी आउटपुट है वो मिल जाएगी, दैट आई विल बी गेटिंग दिस अमाउंट ऑफ आउटपुट। रिफ्लेक्टिव के टाइप, किसके हिसाब से, जैसे रिफ्लेक्टिव लेवल पे होता है। कौन सा लेवल हो जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं। तो यहां पर आप चीजों को क्या करते हो, एक्सप्लोर करते हो, चीजों को क्रिएट करते हो, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते हो, दूसरों के साथ कनेक्ट करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, शेयर करते हो। ये सब चीजें किसका पार्ट बन जाती हैं, दिस इज अंडर ह्यूटागोजी, दैट इज सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। क्या बन गया, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। किसको बोलते हैं, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। सो ह्यूटागोजी का जो वर्ड है, रूट है, तो वो है सेल्फ। सेल्फ हैंस एंड केएम के द्वारा इसको सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग का नाम दिया गया है। सो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक समझ रहे हो ना, एक कंप्लीट अप्रोच, ए टू जेड, जो लर्निंग की कैपेसिटीज को, लर्निंग की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं कि जो लर्नर है ना, वो अपनी लर्निंग का खुद एजेंट है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो जो भी सीख रहा है, जो भी कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही कर रहा है। उसे जो भी करना है वो खुद से ही करेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो खुद की लर्निंग का एजेंट है, वो खुद की लर्निंग का क्या है, एजेंट है, खुद की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, खुद की लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। टीचर है वो एक सेकेंडरी रोल प्ले करता है, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, ठीक है, सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। द मेजर एजेंट देयर ओन लर्निंग विच अकर एट अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जो भी सीख रहा है वो पर्सनल एक्सपीरियंस से सीख रहा है। जैसे आप पीएचडी करते हो ना, ये उसी का पार्ट। ह्यूटागोजी इज द स्टडी ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। तो इसका जो कीवर्ड है वो क्या है, सेल्फ डिटरमाइंड, खुद से डिटरमाइन करना, अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शन को इंट्रोस्पेक्ट करना, ये डिसाइड करना कि मेरे लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करना। तो अब इसके अंदर जो मेन फोकस होता है वो होता है नॉलेज शेयरिंग पे, ना कि नॉलेज होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब होता है अपने पास रखना, और नॉलेज शेयरिंग का मतलब होता है अपनी नॉलेज को बांट देना। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि अब आप में से कोई टॉपर है तो इस बात को लेकर ऑफेंड मत हो जाना, लेकिन 90% केस में आप लोगों ने ये देखा होगा, जो टॉपर होते हैं ना वो किसी को पढ़ा के राजी नहीं होते। आपकी क्लास का जो टॉपर है ना तो वो आपके कभी डाउट को सॉल्व करने को बोलेगा, ना वो आपको पढ़ाने के लिए तैयार होगा। वो एक्चुअली जो टॉपर होते हैं ना, बड़े अनसिक्योर होते हैं, बहुत अनसिक्योर होते हैं, वो डरपोक होते हैं, उनके दिल में इतना डर होता है, हाँ, सेल्फिश एटीट्यूड बन जाता है उनका, वो किसी को हेल्प नहीं करते, वो किसी को हेल्प नहीं करते हैं। इस वजह से जो टॉपर होते हैं ना, वो जिंदगी के बहुत सारे लेवल पे सक्सेसफुल नहीं होते, है ना, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई पेपर है, सब ऐसे, मैंने आपको बोला ही नहीं, जो टॉपर है वो इतना झगड़ा करने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूँ, मैं आपको एक जनरल व्यू देता हूँ कि ऐसा नॉर्मली होता है। अब आपको एग्री करना है या नहीं करना, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेपर है, तो पेपर सपोज करो जैसे हमारे पेपर होते थे यहाँ पे दोपहर को 2 से 5 बजे तक शाम का पेपर होता था, तो हम जैसे 11 बजे पहुंच जाते तो सब बैठ के बातचीत करते थे। मैंने तो बीकॉम में, एमकॉम में अपने सारे दोस्तों को पढ़ाया और
कुछ दोस्त ऐसे होते थे पूरे सेशन नहीं पढ़ते थे, वो सुबह 9 बजे आते थे, उनको 9 बजे से 1 बजे तक पढ़ाता था बस, और वो पास हो जाते थे, बस इतना ही होता था। कॉलेज में मेरी टीचिंग चलती ही रहती थी, मतलब मैं मेरी खुद की भी रिवीजन होती रहती थी और उनको भी मोटा मोटा मैं बता देता था, पास होने लायक हो जाते थे। हमेशा पेपर हमारा 2 बजे होता था, फिर भी हम 9 बजे पहुंच जाते थे। आपको एक कोई डाउट है, वो नहीं समझ आ रहा, तो आप अपने टॉपर के पास चले गए फॉर एग्जाम्पल। और टॉपर होते ज्यादा लड़कियां ही हैं, लड़के तो होते नहीं है, 2-4% होते हैं, पता नहीं बैटरी टाइप, लड़कियां ही होती हैं ज्यादा, तो मैंने देखा है। तो आप सपोज करो अपने क्लास के टॉपर के पास चले गए, आप उसको जाके बोला यार प्लीज ये सवाल समझा रहे, मेरे को समझ नहीं आया, वो पता क्या करेगी, देखिए अरे यार ये तो मैंने छोड़ रखा है यार, ये तो मैंने भी नहीं किया हुआ। अच्छा चले, अच्छा यार ये वाला भी पढ़ा दे, यार मैं इसको रिवाइज करना था यार, ये भी मैं भूल गई यार, मेरे को खुद रिवाइज कर देने दे। और अगर वही सवाल पेपर में आ जाए ना, तो इतनी स्पीड से लिखने लगी हुई होती है, तुम्हें बैठे देख देख के गुस्सा आता जाता। नॉलेज शेयर करने से, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, कभी घटती नहीं। ये लोग सिर्फ किताबी नॉलेज तक रह पाते हैं। ये जो एक जिसको बोलते हैं ना कि एक सोशल लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, वैल्यू सिस्टम, कि सब कुछ नंबर ही नहीं होते है ना, सब कुछ नंबर ही नहीं होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मोस्टली ऐसा होता है, सब नहीं होते, मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो वही चीज है, वो नॉलेज को होल्ड करके रखते हैं। उनको ये लगता है कि ये नॉलेज अगर मेरे पास ही रहेगी ना, तो बस मेरे को चाहिए, बस दुनिया का सारा ज्ञान मुझे ही हो, बस मेरे ही नंबर आए और किसी का ना। लेकिन आप ऐसा मत करें, अपने नॉलेज को अपने पास ना रखें। आपने देखा मैं कितना शेयर करता हूं, आपने देखा मेरी शेयरिंग पावर कितनी स्ट्रांग है। मैं हर चीज शेयर करता हूं, हर चीज, जिंदगी के एक्सपीरियंस, मैंने आज क्या पढ़ा, मैंने कौन सी फिल्म देखी, मैंने कौन सी फिल्म से क्या सीखा, मैंने कौन सी कोट पढ़ी, मैंने कौन सी फोटो देखी, मैंने कौन सी वेब सीरीज देखी, हर चीज शेयर करता हूं आपके साथ, जहां से मैं कुछ सीखता हूं। आपको भी अपने अंदर इस तरीके की जो क्वालिटीज है बेटा, उसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करोगे तो वो आगे ही आएगी, आपकी नॉलेज कभी खत्म नहीं होगी। वाई हेल्पिंग होता, अब बेचारों को क्या ही है यार। अब ये भी इफेक्ट है, अगर क्लास का सबसे नालायक बच्चा लड़का, वो सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ के आया ना, भाई पूरे स्कूल क्या पूरे कॉलेज को वो क्वेश्चन समझाने के लिए तैयार होता है। वो बोलता है कि एक आता है भाई जिसको समझ ना आ जाओ मेरे पास, ये आ गया तो 10 नंबर पक्के हैं, ये तो ना जाने दूंगा। वो तैयार रहता है इस चीज के लिए कि आओ मेरे को ये वाला मैं पढ़ के आया हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने देखी है एमकॉम में, बीकॉम एमकॉम में हमने ये चीजें देख रखी है। जो क्लास में सबसे नालायक बच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत तो वो भी पढ़ के आते हैं ना, तो जो टॉपिक को पढ़ के आते हैं ना, तो उस टॉपिक को लेके वो इतने ज्यादा, वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, तो वो इतने ज्यादा फील में होते हैं ना, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं, वो पकड़ पकड़ के समझाते हैं, इधर आ समझाता हूँ तेरे को, ये देखिए ऐसे होता है। तो अरे रात पूरी रात बैठ के मैंने इसका डायग्राम बनाया, तो समझ, पकड़ पकड़ के समझाएंगे वो, पकड़ पकड़ के समझाएंगे वो। चलो, तो ये इस लेवल पे आप लोगों को बताया जाता है कि नॉलेज को होल्ड करके नहीं रखना, नॉलेज को हमेशा शेयर करना है, क्योंकि शेयर करोगे नॉलेज तो नॉलेज बढ़ती है। वो एक्साइटेड ही बहुत होते हैं बेचारे, वो इस बात को लेके बहुत खुश होते हैं कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा। समझ रहे हो, जिसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, उसको एक सवाल आता है पूरा 10 नंबर का। तो सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग में क्या होता है, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग में हमारा मेन फोकस कॉम्पिटेंसीज पे होता है। आप कंपीट नहीं कर रहे हो, आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को फोकस कर रहे हो। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई कि आपको अपनी जिंदगी से मतलब है, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि दूसरे अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। जितनी देर तक आपका ध्यान खुद से, मतलब यूटागोजी यही बोलता है, अपने तरफ से फोकस हटके दूसरों की तरफ चला जाएगा, उस दिन आप ये समझ जाओगे कि जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। अपनी तरफ फोकस करो। देखो अब ये देखो, अब इस चीज से इस तरीके की बातें करता हूं ना, तो लोग एक जनरल व्यू पॉइंट बताते हैं ना, तो उसमें भी ना स्टूडेंट ऑफेंड हो जाते हैं। जैसे अगर एक बात है, मैं बोलता हूं कि आप 2 बॉयज की दोस्ती को देख लो और 2 गर्ल्स की दोस्ती को देख लो, जमीन आसमान का फर्क होता है, मानते हो ये? तो अब इसमें मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, ये नेचर है, ये नेचुरल है, ये ऊपर से है, भगवान ने इस चीज को दिया है। बॉयज एक दूसरे के साथ
जेलसी नहीं करते, मोस्टली नहीं होती बॉयज में जेलसी, मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा, चलो कुछ परसेंट माना, लेकिन बॉयज की कंपैरिजन अगर आप गर्ल्स में देखो ना तो उनके अंदर होती है, उनके अंदर ये चीजें होती हैं और ये नेचुरल है। मेरी भी सिस्टर है, मेरी भी मम्मी है, हमारी फैमिली में भी लड़कियां, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल व्यू पॉइंट बता रहा हूँ कि नॉर्मली ऐसी चीजें होती हैं और मैं अपने घर में भी देखता हूँ, बाकी लोगों को भी देखता हूँ, है। तो इन सारी चीजों पे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक जनरल व्यू पॉइंट होता है, उसको समझने की जरूरत होती है, इस वजह से। अब अगर आप अपनी सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग पे फोकस करते हैं, अब ऐसा क्यों होता है, देखो वो तो फीमेल को पता होगा कि ये पैरामीटर क्यों होते हैं, अगर मैं फीमेल होता तो शायद मैं बता पाता, अब मुझे इनकी भावनाओं का नहीं पता है, तो मैं मेल की भावनाओं को बता सकता हूँ, फीमेल की भावनाओं के बारे में नहीं बता सकता, ठीक है, इस वजह से। चलिए, तो सेल्फ डिटरमाइंड में आप कंपटीशन की बजाय किस पे फोकस करते हो, आप कंपटीशन की बजाय आप कॉम्पिटेंसी पे फोकस करते हो। आपका कंपटीशन किसके साथ होता है, आपका कंपटीशन खुद के साथ होता है, आप खुद की ग्रोथ पे फोकस करते हो, आप खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, to take appropriate and effective action to formulate and solve problems in both familiar and unfamiliar and changing settings। अब इससे पहले का पॉइंट जहां पर हम एंड्रागोजी पे फोकस कर रहे थे, वहां पर आपको बोला गया था कि फोकस किस पे है, बस बातें बंद, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, यस और वहां पर फोकस किस पे था, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे था। ह्यूटागोजी में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही है, लेकिन एक लेवल आगे बढ़ गया है। कौन सा लेवल आगे बढ़ गया, वहां पर आपके पास एक फेमिलियर प्रॉब्लम आई, आपने उसका सोल्यूशन निकाला, बात खत्म। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने प्रॉब्लम को समझा, उसको सॉल्व किया, उसके कॉज को ढूंढा, उन कॉज को हटाया और ये मेक श्योर कर रहे हो कि आगे से वो प्रॉब्लम ही अराइज ना, आगे से वो प्रॉब्लम ही अराइज ना हो। इसको हम डबल लूप लर्निंग बोलते हैं। सिंगल लूप लर्निंग का फोकस किस पे है, सिर्फ प्रॉब्लम पे, अभी तक डबल लूप लर्निंग आ जाती है, मैं आपको बताता हूं। सिंगल लूप लर्निंग कहां पर काम करती है, सिंगल लूप का मतलब एक ही लेयर है, सिंगल लूप लर्निंग, सिंगल लूप लर्निंग एंड्रोगोजी में काम करती है। दैट सिंपली मींस कि यहां पर एक प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन है, और ये जो प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है, वो एक फैमिलियर प्रॉब्लम है, रेगुलर प्रॉब्लम है, जो हमारी डेली लाइफ में आती जाती है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में आपको पता है और बड़े आराम से, बड़े इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटो पायलट मोड है, वो आपको ऑन हो रखा है। डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक बार उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अगली बार सोचो कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम आई तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, दैट्स इट। लेकिन जब आप सिंगल लूप से डबल लूप लर्निंग की तरफ जाते हो, डबल लूप लर्निंग की तरफ जाते हो, तो डबल लूप लर्निंग आपकी ह्यूटागोजी में आ जाती है। किसमें आ जाती है, ह्यूटागोजी में आ जाती है। और इस ह्यूटागोजी के अंदर हमारे पास फैमिलियर के साथ बहुत सारी अनफैमिलियर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को एक न्यू सिस्टम डेवलप करते हो आप, क्योंकि अभी वो पहली बार जो प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने के लिए एक नया सिस्टम चाहिए, एक नया सिस्टम करके आप उसको सॉल्व करते हो, और दूसरा फिर आप उसका कॉज भी ढूंढते हो और उसके कॉज को हटा के उसको परमानेंटली खत्म करना चाहते हो, ताकि आगे से वो प्रॉब्लम अराइज ही ना हो, आगे से वो प्रॉब्लम अराइज ही। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंगल लूप या सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ डिटरमाइंड। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है खुद पे भरोसा करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करते हो तो कोई आप पे भरोसा नहीं करता। विजुअलाइजेशन सुना आप लोगों ने, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन जब हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं, चाहे फिर वो पॉजिटिव सेंस हो चाहे नेगेटिव सेंस, वो चीजें उसी तरीके से हो सकती हैं। अगर आप अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हो, हर रोज आप 5 मिनट निकाल के अपने आप को एक विजुअलाइज कर रहे हो कि मैंने अपना जेआर क्रैक कर लिया है, मैं फलानी यूनिवर्सिटी में पीएचडी मेरी एनरोलमेंट हो गई है, मैं उस पीएचडी कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, सिनेरियो को आप अगर अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हो तो चीजें आज नहीं तो कल आपको उसी तरीके से मिलेंगी। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हो, यार बीमार हो रखा हूँ, मेरी तो तबीयत खराब हो रखी है, बेड पे पड़ा हूँ, तो कन्फर्म है क्या बेड पे लेट जाओ, बेड पे पड़ो। द थिंग इज कि विजुअलाइजेशन से आप अपनी सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ जो ग्रोथ है उस पर क्या करते हो, फोकस करते हो। कल ही मैं सुन रहा था एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें 3 लोगों को 3 कैटेगरीज में बताया। विजुअलाइजेशन या सेल्फ एफिकेसी से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो, हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, सेल्फ एफिकेसी को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर 3 तरीके के ग्रुप हैं, 3 तरीके के ग्रुप बना दिए, ए ग्रुप,
बी ग्रुप और सी ग्रुप। ए ग्रुप के लोगों को ये जो फर्स्ट फिंगर होती है आपकी, उसकी एक्सरसाइज करनी थी हर रोज। कितनी? 5 मिनट के लिए। ये वाली ऐसे ऐसे। ए ग्रुप को बोला गया कि आपने हर रोज ऐसे ऐसे 5 मिनट एक फिंगर की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप है वो कंट्रोल ग्रुप था। दूसरा ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप था, उन्होंने कुछ नहीं करना था क्योंकि कंपैरिजन करना था कि चीजें चेंज हो रही हैं या नहीं। और तीसरे ग्रुप को एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोला गया था, उनको सिर्फ इस एक्टिविटी को विजुअलाइज करने को बोला था कि आप सिर्फ ये विजुअलाइज करो कि आप अपनी फिंगर को ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो। समझ आया? देखो ये रिसर्च से भी रिलेटेड है, ये रिसर्च से भी रिलेटेड है। बात समझ आ गई? पहले ग्रुप ने एक्चुअली में वो एक्सरसाइज की, दूसरे ग्रुप ने वो एक्सरसाइज नहीं की, और तीसरे ग्रुप ने वो एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस चीज को विजुअलाइज किया कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब रिजल्ट आए दैट वाज टोटली शॉकिंग। ये वाला ग्रुप था, इन्होंने 30% अपनी फिंगर की जो स्ट्रेंथ है उसमें इंक्रीज देखा। कितना? 30%, एक हफ्ते तक एक्सरसाइज। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं था, 0%, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। और यहाँ पर जो लोग सिर्फ विजुअलाइज कर रहे थे, दे गॉट 22% इंक्रीज इन देयर। कैन यू इमेजिन? इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से आप इस चीज को समझ सकते हो कि जो विजुअलाइजेशन है वो कितना बड़ा फैक्टर है आपकी लाइफ की सक्सेस में। जिस तरीके से अपने आप को विजुअलाइज करोगे उस तरीके से चीजें हैं वो होनी शुरू हो जाती है। तो सेल्फ एफिकेसी वही है, खुद पे भरोसा करना, खुद पे ट्रस्ट करना। अच्छे थॉट और बुरे थॉट काम उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि एनर्जी है वो, उसको नहीं पता कि तुम अच्छे सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल्स, इस लेवल पे आके आप कम्युनिकेशन या जो टीम वर्क है उसके स्किल्स पे फोकस करते हो, क्रिएटिविटी आ जाती है और पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती है। समझ रहे हो? देख रहे हो? ये जो अगर आप इस फोटो को देखोगे तो बड़ा ध्यान से, लर्नर की ऑटोनॉमी, मतलब कितनी फ्रीडम है काम करने की कितनी फ्रीडम है। पेडागोजी में थोड़ी सी है, इक्तू सी, एंड्रागोजी में 50% आ गई, लेकिन यूटागोजी में लगभग 90% वो क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। 90% उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो फ्रीडम है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। समझ रहे हो ना? फोटो का मीनिंग समझ आ गया? कुछ बोल रहा था कि सर इसके गिलास क्यों रखे हुए, किसी ने कमेंट किया था कि सर इस यूटागोजी के सवाल में गिलास क्यों रखे हुए हैं, तो मैंने समझा दिया कि ये गिलास क्यों रखे हुए हैं। ठीक है जी, ये गिलास क्यों रखे हुए हैं। अब मेरे को लगता है जिसने पूछा होगा उसे समझ आ गया होगा कि इन गिलासों का क्या मतलब है। वगैरह एंड्रागोजी और यूटागोजी में डिफरेंस समझते हैं तो वो क्या है। एंड्रागोजी को सेल्फ डायरेक्टेड बोला जाता है और इसको सेल्फ डिटरमाइंड बोला जाता है। मतलब सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब है कि आपको अपना रास्ता पता है कि मेरे को इस साइड को जाना है। यस और सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब क्या हुआ बेटा कि आप डायरेक्टेड हो, गोल को डिसाइड कर पा रहे हो, अपने स्टेप्स को डिसाइड कर पा रहे हो। लेकिन सेल्फ डिटरमाइंड का मतलब उससे एक स्टेप आ गया, आप डिटरमाइंड भी कर रहे हो, आप उससे सर्कमस्टांसेस को भी कंपेयर कर रहे हो, आपको पता है कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मुझे उसको कैसे डील करना। समझ रहे हो ना? एंड्रागोजी में आपने सिर्फ डिसाइड किया, डिसीजन तक लिया, लेकिन जब उसके इवैल्यूएशन की बात होती है दैट सेल्फ डिटरमाइंड में आता है। वो किसके अंदर आता है? वो सेल्फ डिटरमाइंड के अंदर आता है। तो इसमें सिंगल लूप लर्निंग है, वो मैंने अभी आपको बताया कि सोल्यूशन तक ही फोकस हो। आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक ही सीमित हो, आपके सामने इस प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है। क्लियर है? एक प्रॉब्लम है और उसका एक सोल्यूशन है। लूप नहीं समझते हो ऐसे? जैसे हिंदी में मैं कैसे समझाऊं लूप को? जैसे आप किसी दो चीजों को बांध देते हो ना, लूप उसको बोल देते हैं, सिंगल लूप और डबल लूप। और यहाँ पर डबल लूप है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सिंगल लूप के साथ आगे बढ़ते हो, मतलब सिंगल लूप से एक स्टेप आगे बढ़ते हो, डबल लूप पे फोकस कर रहे हो। ये देखो, यहाँ पर कॉम्पिटेंसी पे फोकस है, यहाँ पर कैपेबिलिटीज पे फोकस है, यहाँ पर लीनियर डिजाइन होता है क्योंकि सब चीजें डिसाइडेड होती हैं, सब बच्चों को पता होता है कि हमें कैसे करना है। यहाँ पर नॉन लीनियर, आपकी रिसर्च है वो नॉन लीनियर है। बताओ, आपको एक बुक दी, इस बुक को बोला कि पढ़ो, इसके अंदर 7 चैप्टर है, तो पहला चैप्टर शुरू करो, दूसरा शुरू करो, खत्म। लीनियर लर्निंग हुआ या नॉन लीनियर हुआ? बताओ, ये लीनियर लर्निंग का टाइप है या नॉन लीनियर का? तो सर लीनियर का टाइप, सब कुछ बना बनाया। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि ये 7 चैप्टर है, 7 टाइटल दे दिया और आपको बोला कि जाओ तुम्हें 7 दिन का टाइम दिया जा रहा है, इन 7 चैप्टर पे अपनी भाषाओं में 7 आर्टिकल लिख के दिखाओ,
तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन लीनियर हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये वो चीज, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर पे फोकस है, यहाँ पर लर्नर पे फोकस है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंटेंट पे फोकस करवाया जाता है, यहाँ पर स्टूडेंट को प्रोसेस पे फोकस किया जाता है। ये देखो कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी, यहाँ पर मतलब बेसिकली आप कंपीट करने पे ज्यादा फोकस करते हो, यहाँ पर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ, कंपटीशन से हुआ, और यहाँ पर आप अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी के साथ कंपीट नहीं कर रहे। लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब ये देखो यार, ऐसे ये लर्निंग कौन सी है, लीनियर। आपको एक बुक दे दिया और आपको बोला इस बुक को पढ़ लो, दैट इज लीनियर, है ना। आपको एक किताब दे दी और बोला इस किताब के अंदर 7 चैप्टर आप पढ़ लो, बात खत्म। लेकिन अगर आपको बोला कि किताब नहीं है, आपको इंटरनेट का भी इस्तेमाल करना है, आपको गूगल का भी इस्तेमाल करना है, आप लोगों को लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल करना है, आपको रिसर्च आर्टिकल भी पढ़ने हैं, दैट इज नॉन लीनियर लर्निंग। जहां पर आपको एक रास्ता नहीं दिया हुआ ये काम ऐसे करना है, बस आपको बता दिया, अब रास्ता आपको खुद ढूंढना है, एग्जैक्ट। जब हम छोटे होते थे ना, वो न्यूज़पेपर होते थे, उसमें एक बच्चों वाला कॉलम होता था, उसके अंदर ना ऐसे एक वो बना हुआ होता था, आप लोगों ने रास्ता ढूंढना होता था, ऐसे बिल्ली को चूहे तक पहुंचाओ, चूहे को हाथी तक, है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसा आता था ना, है ना। उसमें ऐसे कभी मिला देते, फंस जाते थे, फिर दोबारा कोई और रास्ता ढूंढते थे, तो वो नॉन लीनियर लर्निंग, हम भूल भुलैया टाइप है जिसको आप एग्जैक्ट की तरह बोलते हैं। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्यूटागोजी और एंड्रोगोजी। मतलब हम नॉर्मल करते, देखो जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च थी कि अगर आप हर रोज सिर्फ 5 मिनट भी किसी भी मेंटल एक्टिविटी पे लगाते हो, सुडोकू खेलते हो, पजल्स खेलते हो, डिफरेंस वाली चीजों को देखते हो, या ये जो मैंने आपको बताया इस पे फोकस करते हो, या कोई भी चेस खेलते हो, या फिर ये वाला क्यूब सॉल्व करते हो, तो नॉर्मल इंसान जो ये सब काम नहीं करता है, उन लोगों से आपके माइंड के सोचने की शक्ति तकरीबन 31% है, वो इंक्रीज हो जाती है, अराउंड 31%। आपका जो दिमाग है वो शार्प हो जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटीज होती हैं वो बढ़ जाती है। तो मेरे को और ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो मैं सिर्फ ये रखा हुआ है यहाँ पे, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं इसको, मेरे को बनाना नहीं आता ये, मेरे को बनाना नहीं आता ये, लेकिन मैं इसको बनाते रहता हूँ। मुझे पता है कि आज नहीं कल 2 महीने 4-6 महीने में मैं इसको सीख जाऊंगा। हाँ, चेस मुझे खेलना आता, यूनिवर्सिटी लेवल तक मैंने खेला चेस। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें भी हमारी जिंदगी में क्या करती हैं, बहुत डिफरेंस लेके आती। अपने फोन में चेस गेम डाउनलोड कर लो, दिन में 5 मिनट के लिए चेस खेल लो, कुछ भी कर सकते हो, सुडोकू खेल सकते हो, कुछ भी माइंड गेम, आजकल तो ऑनलाइन ही बहुत सारी गेम्स हैं वो आती हैं, आप उनको भी खेल सकते हो। सिंगल लूप लर्निंग और डबल लूप लर्निंग। हाँ, कैंडी क्रश देखो गेम तो जो भी है माइंड की है, लेकिन बी श्योर कि आप उसको गेम की तरह खेलो, उसको गेम की तरह खेलो। ऐसा ना हो कि बाद में पूरा पूरा दिन सर ने बोला गेम खेलने को, तो जी काम किताबें छोड़ के, कापी किताबें छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, सर हम तो गेम ही खेल रहे हैं। आपने बोला था सर गेम खेलने को, सर आपने बोला था गेम खेलने को, आपने ही बोला था, तो हम तो बस दिन में 7-8 घंटे गेम ही खेल रहे हैं आज। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने 5-10 मिनट जो आपका फ्री टाइम है, जब आपने छुट्टी ली है, ब्रेक लिया, वहां पे इस्तेमाल करो। ये तो बिल्कुल भी कभी मत खेलना, ये पबजी हुआ, ये जो लड़ाई झगड़े वाली गोलियां, ये तो कभी भी जिंदगी में रूल बना लो, ये घटिया गेम्स बिल्कुल नहीं खेलनी जो आपको वायलेंट बनाती हैं, या जो आपको गैम्बलिंग करना सिखाती हैं। ऐसी गेम से दूर रहो, ऐसी गेम खेलो जो इंटरनली आपकी ग्रोथ के लिए काम करे, समझ लो। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग, क्योंकि आप एक लीनियर लर्निंग की बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड लेवल ऑफ लर्निंग, क्योंकि आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर आप सिर्फ नॉन ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो प्रॉब्लम जो आपके सामने है, उन प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो, और यहाँ पर आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन, मतलब कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। विद रूट बिहेवियर लर्निंग और लर्निंग हाउ टू लर्न, नो सिग्निफिकेंट चेंज, तो कोई चेंज है नहीं, पहले की तरह ही है। और यहाँ पर चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। उसके बाद हमारे पास इन तीनों का एक चार्ट आता है, इसके काफी सारे चार्ट दिए हुए हैं, मैं आपको एक ही चार्ट पढ़ाऊंगा, बाकी के चार्ट आप खुद से इसको पढ़ लेना। ये वाला चार्ट पढ़ लेते हैं। पेडागोजी में जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर अडल्ट है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, और यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट हो। इंटरडिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर आप ग्रुप में सीखते हो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि टीचर का रोल खत्म हो गया, तो एक ग्रुप का पार्ट बनते हो, आप गेम का पार्ट बनते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, शायद पहले इसके बारे में मैंने बताया या नहीं बताया। जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैंने कॉलेज में बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन एक चीज जो मैंने कॉलेज में ध्यान नहीं दिया, या पहले 4 साल तक, कॉलेज के 4 साल तक मैंने उस चीज पे कभी फोकस नहीं किया, वो ये था कि मैं टीम वाली एक्टिविटीज कम की, क्योंकि मुझे ना अकेले वाली एक्टिविटीज ज्यादा पसंद आती। लेकिन
फिर मुझे लगा कि यार ये एक चीज़ है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने उन सारी गेम्स में पार्टिसिपेट किया जिसमें एक ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ। क्योंकि जब आप एक टीम में रहते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो, समझ रहे हो ना। आपको इंडिविजुअल लेवल पे काम करना तो आना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को एक टीम का हिस्सा भी जरूर बनना चाहिए अपनी जिंदगी में। जब भी आपको ग्रुप में काम करने का मौका मिले तो जरूर सीखिए, बहुत कुछ सीखोगे आप एक दूसरे। यहाँ पर टीचर खुद से ड्राइव करता है लर्निंग रिसोर्सेज, यहाँ पर अडल्ट और टीचर मिलकर करते हैं। यहाँ पर लर्नर नेगोशिएट का पाथ, मतलब टीचर उनको उसको सिर्फ गाइड कर देगा कि इस साइड को जाना है। अब उस साइड को जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब किस पे डिपेंड करता है, वो लर्नर पे डिपेंड करता है। ह्यूटागोजी लर्नर लर्निंग रीजंस, आप नेक्स्ट लेवल के लिए सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हो और आप अनप्लान नॉन लीनियर पोटेंशियल की बात कर रहे हो, नॉन लीनियर पोटेंशियल की बात कर रहे हो, राइट। सब्जेक्ट पे फोकस है, यहाँ पे प्रॉब्लम पे फोकस है, और यहाँ पे प्रोटेक्टिव एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड। इवन की प्रॉब्लम, उसका कॉज और उसका सोल्यूशन, हर चीज पे फोकस है, ठीक है, हर चीज पे फोकस है। सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस नहीं है, प्रॉब्लम के कॉज, प्रॉब्लम से हर चीज पे क्या है फोकस है, हर चीज पे फोकस है। मोटिवेशन, यहाँ पर बच्चों को एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है, यहाँ पर बच्चों को इंटरनल मोटिवेशन होता है। यहाँ पर इंटरनल के साथ सेल्फ एफिकेसी, मैंने बताया था ना, प्लीज बातें बंद। सेल्फ एफिकेसी बताया था क्या होता है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप खुद के एक्शंस के लिए जिम्मेवार होते हो, आप खुद के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, आपको पता है कि आप खुद पे भरोसा करते हो। जैसे नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि जब जैसे इस एग्जाम के बाद, देखो एक बात तो कंफर्म है कि जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम, और ये तो आपको भी पता है कि हर किसी का तो एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, और ये सच्चाई है, ये तो सच्चाई है कि अगर 100 बच्चे दे रहे हैं तो उसमें से 6 बच्चे हैं वो उस एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं। लेकिन जो 94 जिनका नहीं होगा, अगर वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर अगले अटेम्प्ट में भी नहीं होगा। लेकिन 94 में से जो एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरी गलती है, उसमें से 6 आगे अगली बार क्लियर कर लेंगे, यही होगा, उसमें से 6 अगली बार क्लियर कर लेंगे। द पॉइंट इज कि सेल्फ एफिकेसी होता है कि अपनी जिम्मेवारी खुद से उठा, और इस लेवल पे आप जिम्मेवार हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आ जाता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब वो क्या करते हैं, वो इस जिम्मेवारी को ना उठाते हैं, वो अपने टीचर्स को, हमें ब्लेम करते हैं कि इन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया। ठीक है, कोई बात, क्या कर सकते हैं। मैं तो बच्चों को ये भी बोल देता हूँ कि बेटा अगर मेरे को गालियां देके, अगर मेरे को ब्लेम करके आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है तो सुबह से शाम तक 8 घंटे बैठ के गालियां दे लो, अगर उससे कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब तुम फेल हो गए हो, उसके बाद तुम मेरे को गालियां दे रहे हो, मेरे को बुरा वाला बोल रहे हो, अगर ये करने से तुम्हारा रिजल्ट चेंज हो रहा है तो चाहे सुबह से शाम तक, डॉक्टर जैसे 3 टाइम बोलते हैं ना दवाई खाने को, तो 3 टाइम 2-2 घंटे गालियां दे दो मेरे को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे तुम्हारा रिजल्ट चेंज हो रहा है। भाई तुम्हारे रिजल्ट के लिए मैं गाली खाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अगर उससे कुछ नहीं निकल रहा, अगर उससे कुछ नहीं निकल रहा तो उस चीज पे फोकस करो जो तुम कर सकते हो। अरे यार क्या एक एग्जाम ही तो है, एक बार नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरी बार हो जाएगा। लेकिन अगर छोड़ दोगे तो कैसे हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें आपको कहां पर समझ आती हैं, ये सब चीजें आपको ह्यूटागोजी के लेवल पे आके समझ आती हैं कि ह्यूटागोजी के अंदर कैसे चीजें काम करती हैं, राइट। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, यहां तक बताइए। जीरोंटोलॉजी बेसिकली होता है जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ रही होती है ना, तो उनकी स्टडी करना। एजिंग, जो सीनियर एडल्ट हो जाते हैं 50 साल 60 साल के बाद, जो जिन लोगों की उम्र हो जाती है ना, तो उन लोगों की स्टडी करने को जीरोंटोलॉजी बोलते हैं। एजिंग से रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड विद एजिंग, कि एजिंग कैसे बढ़ रही है, किस तरीके से उनके अंदर जो चेंज आ रहे हैं वो सारे। टीचिंग रोल, टीचर है वो प्रोसेस डिजाइन करेगा, सब कुछ खुद बनाएगा, यहाँ पर इनेबल करेगा, कोलैबोरेटर होगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों की कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने की कोशिश। जब उसके अंदर कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है तो नॉन लीनियर, भाई मैंने कितनी बार समझा दिया, फिर आप बोलते हो कि सर आप नहीं करते। अब मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया, अगर आपने नहीं सुना तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने 3 बार समझाया नॉन लीनियर, एग्जांपल दे दे के समझाया, तब आपका ध्यान कहाँ थे, मेरे को इस बात का जवाब दे दो, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट यही है कि जब एक चीज को हम ऑलरेडी 3 बार समझा चुके हैं तो आप उस चीज को उस टाइम पे क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं समझते। दैट इज द ओनली थिंग जिससे मुझे प्रॉब्लम, मुझे आपको समझाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 10 बार चीज पूछो, लेकिन जो ऑलरेडी चीज अभी मैं 4 बार 5 बार समझा चुका हूँ, उसके बाद फिर आप उसी चीज को पूछ रहे हो तो वो तो गलत है ना। नॉन लीनियर जिगजैग होता है, जिसमें आप लीनियर तरीके से आगे नहीं बढ़ते हो, आपको ऊपर, जैसे ऊपर नीचे पहाड़ी रास्ता होता है, वहां पर क्या करना पड़ता है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको आगे बढ़ना। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, यस और नो?
तो ये आपका टॉपिक, आज इतना ही करेंगे, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे क्योंकि मुझे कुछ काम है। इसको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस डिजाइन करेगा सब कुछ। खुद बनाएगा, यहाँ पर इनेबल करेगा, सुना तो जब आप समझ। लेकिन जो ऑलरेडी चीज अभी मैं 4 बार 5 बार समझा चुका हूँ, पहाड़ी रास्ता होता है, वहां पर क्या करना पड़ता है आपको, आगे बढ़ना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है आपको, आगे बढ़ना। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? यस और नो? तो ये आपका टॉपिक, आज इतना ही करेंगे, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो आज मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा, कल पढ़ेंगे इसके आगे वाला टॉपिक। रिकॉर्डिंग से देख सकते हो। इसमें क्या नहीं समझ आया? अब इसमें क्या नहीं समझ आया ये तो बताओ। इसका आंसर डी क्यों है? A teacher offer many positive and negative examples in the classroom to support her presentation. Which level of this? गलत है, रिफ्लेक्टिव नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसका आंसर। अंडरस्टैंडिंग होगा इसका आंसर, क्योंकि एग्जांपल्स की बात हो रही है। बुक्स में आंसर गलत होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको अपने फोकस पे ध्यान देना चाहिए और सब अपने टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। अरे हर कोई भी बुक ले लीजिए बेटा, उसमें भर भर के आपको मिस्टेक्स देखने को मिलती है, बहुत सारी मिस्टेक्स वहां पर आपको देखने को मिलती है। आगे की कक्षा में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हिंदी की पीडीएफ मैं इसकी भी शेयर कर देता हूँ। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।